नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें हमने लगभग 38 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे वो हमने डिस्कस किए थे और आप लोगों के सामने वो रखे थे। उसके जो आंसर हैं आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अच्छे आंसर दिए हैं। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिए हैं वो आंसर ज़रूर दें, क्योंकि चाहे आंसर गलत दो लेकिन आंसर ज़रूर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग गलती नहीं करोगे तो उसका सुधार नहीं होगा और आप लोगों को सही चीज़ का पता नहीं लगेगा। इसलिए आंसर आप लोगों को सबको ज़रूर देने हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़ लिए थे, आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो आप लोगों ने अच्छे आंसर भी दिए हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हम इनका जो आंसर शीट है वो देखेंगे कि कौन कौन से आंसर इसके किस क्वेश्चन के कौन कौन से आंसर रहने वाले हैं। तो कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो हमारे रह गए थे लास्ट लेक्चर में डिस्कस करने से, तो उसे हम अब देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर भी देना है और आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोगों को अच्छे से लिख कर देना है। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक क्या है? अगर आप लोग प्लास्टिक से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या फिर प्लास्टिक से रिलेटेड कोई डिप्लोमा कर रहे हो तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है कि प्लास्टिक है क्या। अगर आप लोगों को उसका नहीं पता होगा तो फिर आप लोगों का डिप्लोमा या फिर कोर्स करने का या काम करने का कोई बेनिफिट नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोमर की संख्या के आधार पर पॉलीमर को कितने भागों में बांटा गया है? ये आप समझा सकते हो कि कितने भागों में, बता भी सकते हो कितने भागों में बांटा गया है और हमें समझा भी सकते हो अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों की तैयारी भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संरचना या स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर को कितने भागों में बांटा गया है? इसे भी आप लोग समझा सकते हो। उद्गम यानी कि ओरिजिन के बेस पर पॉलीमर को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी आप बता सकते हो। ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है या फिर अंतराण्विक बल जिसे बोलते हैं, उनके आधार पर जो पॉलीमर होते हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, ये भी आप लोगों को समझाना है। नेक्स्ट है, डेंसिटी की जो परिभाषा होती है उसे सूत्र सहित आप लोगों को समझाना है, यानी कि उसका फॉर्मूला भी लिखना है और डेंसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो भी आप लोगों को बतानी है। थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेट प्लास्टिक को उदाहरण सहित समझाइए। किसे? प्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक जो होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, उनकी डेफिनेशन भी आप लोग लिखनी है। थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेट प्लास्टिक में अंतर भी आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है, कमोडिटी प्लास्टिक मटेरियल के 5 नाम फुल फॉर्म सहित आप लोग लिख सकते हो कि जो कमोडिटी प्लास्टिक होते हैं वो कौन कौन से प्लास्टिक होते हैं और वो कमोडिटी में क्यों आते हैं। नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक मटेरियल के 5 नामों को लिखना है और उनकी फुल फॉर्म सहित लिखना है कि उनका पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, स्पेशलिटी जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं उनके किन्हीं 3 नामों को आप लोगों को फुल फॉर्म सहित मेंशन करना है, लिखना है। एबीएस का पूरा नाम आप लोगों को बताना है। लैब में अब कुछ और क्वेश्चन है, लैब में प्लास्टिक रॉ मटेरियल का डेंसिटी टेस्ट कैसे किया जाता है, सूत्र सही समझाइए। जो फॉर्मूला है वो भी आप लोगों को लिखना है। जब आप लैब में जाते हो, टेस्टिंग लैब में जाते हो, तो वहाँ पर एक टेस्ट होता है जो सबसे सिंपल माना जाता है, वो होता है डेंसिटी। तो आप लोगों को बताना है कि जो डेंसिटी टेस्ट होता है वो किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। लैब में प्लास्टिक रॉ मटेरियल का एमएफआई टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, इसका भी आप लोगों को फॉर्मूले सहित बताना है और एमएफआई टेस्ट किया क्यों जाता है ये भी बताना है। लैब में प्लास्टिक रॉ मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे किया जाता है, ये भी आप लोगों को फॉर्मूले सहित समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का एमएफआई टेस्ट क्यों नहीं किया जाता है, ये भी आप लोगों को बताना है। क्यों किया जाता है, ठीक है, सॉरी, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का एमएफआई टेस्ट क्यों किया जाता है, किस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्लास्टिक मटेरियल का ग्रेड तय किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये इंजेक्शन ग्रेड का है, ये फिर एक्सट्रूजन ग्रेड का है, ये फिल्म ग्रेड का है, ये पाइप ग्रेड का मटेरियल है। तो ये जो ग्रेड डिफाइन हो रहे हैं ये किसके बेस पर हो रहे हैं, ठीक, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसकी बेस पर हम जो ग्रेड है वो डिफाइन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से घनत्व की यूनिट, ये तो ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ये भी बता सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एमएफआई की यूनिट क्या होती है, ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ बताना है कि एमएफआई की यूनिट क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी जो पॉलीकार्बोनेट होता है उसका मोनोमर क्या होता है, ये भी आप लोगों को बताना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीएथिलीन का मोनोमर कौन सा है,
ये आप लोगों को बताना है। पॉलीप्रोपिलीन का मोनोमर क्या है, ये भी आप लोगों को बताना है। और ABS का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, ये भी आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं। जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग होती है उससे आप क्या समझते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में सहयोग करने वाली मशीनों के नाम लिखने हैं। जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उनमें जितनी भी मशीनें हुई यूज़ होती है, हेल्प करती हैं इंडस्ट्री की, तो कौन कौन सी मशीनें हैं उनके नाम आप लोगों को बताने हैं। ज़रूरी नहीं आप लोगों को सारे नाम या पता हो, लेकिन जितने नाम आप लोगों को पता है उनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को सर्वप्रथम कब बनाया गया था। संगठित क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर करने वाले हो। संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्र की यहाँ जो बात चल रही है वो चल रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर, और यहाँ चल रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक, दोनों के बारे में आप लोगों को ब्रीफ करना है। असंगठित क्षेत्र या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अपेक्षा संगठित क्षेत्र या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना क्यों अच्छा है, कारण सही समझाइए। EPF सुना भी होगा, EPFO, तो EPF की जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को बतानी है। ESI की जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को बतानी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की पार्ट सहित क्रियाविधि जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों को समझाने हैं। यानी कि जो हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उनमें कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, उन पार्टों का क्या वर्क होता है, फंक्शन क्या होता है, और उसकी क्या जो क्रियाविधि, उसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है चलने का, वो आप लोगों को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल्ली ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की पार्ट सहित क्रियाविधि को भी समझाना है। जो फुल्ली ऑटोमेटिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उनमें कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, उनका काम क्या होता है, उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। किन कमियों को ध्यान में रखते हुए हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग से फुल्ली ऑटोमेटिक जो इंजेक्शन मोल्डिंग है वहाँ तक जाया गया। ऐसी कौन कौन सी कमियाँ रही थी कि हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को हम नहीं ज़्यादा चला पाए, उसके बाद में हमने उससे क्या किया, मॉडिफाइड किया, या फिर उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी थी इन्हांस किया, और हम कहाँ तक लेकर चले गए उसे, फुल्ली ऑटोमेटिक तक, उसमें जो भी सुधार करते हुए। तो ऐसी कौन कौन सी कमियाँ सामने आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के साइकिल टाइम को उदाहरण सहित समझाइए कि जो साइकिल टाइम होता है उसमें कौन कौन से समय को जोड़कर एक कंप्लीट साइकिल टाइम बनाया जाता है, तो उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के द्वारा बनने वाले उत्पाद में आने वाले किन्हीं 10 दोष या डिफेक्ट को लिखो और 4 को कारण सहित समझाओ। यानी कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें जो डिफेक्ट आते हैं, चाहे वो बर्न मार्क है, चाहे फिर वो फ्लैश है, शॉर्ट है, सिल्वर मार्क है, जेटिंग है, और आप लोगों के वारपेज है, कुछ भी A to Z है, उनका 10 का तो आप लोगों को नाम लिखना है, और उनमें से 10 में से 4 को कारण सहित समझाना है कि वो आते कैसे हैं और आप लोग उन्हें सही कैसे करोगे। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में के जो नोजल होते हैं वो का प्रयोग किया जाता है, कितने प्रकार के नोजल का प्रयोग किया जाता है, सारे के नाम लिखने हैं आप लोगों को। PVC प्लास्टिक मटेरियल के लिए प्रयोग होने वाले नोजल का नाम आप लोगों को बताना है। नोजल का नाम आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, एक तो नायलॉन के लिए और एक PVC के लिए। इनके लिए एक स्पेशल नोजल जो होता है वो अलग अलग स्पेशल नोजल यूज होता है, तो आप लोगों को उसका नाम ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में नोजल के जो कार्य होते हैं वो आप लोगों को मेंशन करने हैं, लिखने हैं। ठीक है, कि कौन कौन से कार्य नोजल के होते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को आंसर ज़रूर देने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से हो जाए और चीज़ें आप लोगों को उंगलियों पे रट जाए, जिसे बोलते हैं ना, उंगली पे रट जाए। तो इसलिए आप लोगों को आंसर ज़रूर करने हैं। लैंग्वेज आपकी जो भी हो, बस हिंदी इंग्लिश में से ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा समझदार हैं, समझ आती है, तो इसलिए आप लोग इन लैंग्वेज में आंसर कर सकते हो। तो आज की वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी उनमें हम इनके आंसर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले कोशिश करो कि आप लोगों को इनका आंसर करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और अपने दोस्तों को भी ये लेक्चर शेयर कर दे ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। अगर आप तक कोई वीडियो पहुंचती है, आपका बेनिफिट हुआ है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि दूसरों को भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।